एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में। आज के मॉक टेस्ट में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस प्रकार की शक्ति का उदाहरण है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ पावर? ऑप्शन ए पारंपरिक शक्ति, ऑप्शन बी करिश्माई शक्ति, ऑप्शन सी कानूनी शक्ति और ऑप्शन डी श्रम शक्ति। तो बताइए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस किस प्रकार की शक्ति के उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। वो क्या है, एक प्रकार के करिश्माई लीडर होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो बताइए जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी है डिवाइडेड इनटू वर्नास बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल कितने वर्गों में बांटा गया बताइए। तो ये बांटा गया है 4 वर्गों में। कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडक्लिफ ब्राउन का प्रथम प्रजाति लेखन अध्ययन था कहाँ पर था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए निकोबार द्वीप में, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप में, ऑप्शन सी अर्सी द्वीप में और ऑप्शन डी है पैसिफिक द्वीप में। तो बताइए रेडक्लिफ ब्राउन का प्रथम जो एथनोग्राफिक स्टडी था उन्होंने कहाँ किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अंडमान द्वीप। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इनकी बुक भी है द अंडमान आइसलैंडर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी पेजर, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी दुर्खिम। हु यूज द मार्क्सियन थ्योरी व्हाइल एनालिसिंग द इंडियन क्लास स्ट्रक्चर इन एग्रेरियन रिलेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर देसाई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस जनजाति का क्या नाम है जो नीलगिरी पहाड़ियों के संरक्षण के लिए वेदांत के विरुद्ध संघर्ष कर रही है? यहाँ होगा नीलगिरी। बताइए ऑप्शन ए कोंधा का कंधा, ऑप्शन बी है गोंडा ने, ऑप्शन सी है उड़िया और मुंडा और ऑप्शन डी है डोगरिया और कोंड। तो बताइए कौन जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी में, कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डोंगिरा कोंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमुख सिद्धांत क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द की ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, मीटिंग प्रेजेंट नीड, ऑप्शन बी है भविष्य को अनदेखा करना, इग्नोरिंग फ्यूचर, ऑप्शन सी है केवल आर्थिक लाभ ओनली इकोनॉमिक गेन और ऑप्शन डी है जनसंख्या बढ़ाना इंक्रीज पॉपुलेशन। तो बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये आधा अधूरा लिखा हुआ है। वर्तमान जरूरतों को पूरा करना किस शर्त पे? भविष्य को ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान जरूरतें पूर्ति करे जा रहे हैं पर भविष्य में लोगों के लिए कुछ नहीं बचा रहे। भविष्य का ध्यान रखकर आप वर्तमान जरूरतों को पूरा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आधुनिक महिला आंदोलन की शुरुआत किसके साथ जुड़ी मानी जाती है? ऑप्शन ए हरित क्रांति के साथ, ऑप्शन बी सुधार आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी नई आर्थिक स्थिति। भारत में आधुनिक महिला आंदोलन की शुरुआत किसके साथ जुड़ी मानी जाती है? बताइए। तो किससे महिला आधुनिक आंदोलन शुरुआत हुआ? तो सुधार आंदोलनों के द्वारा। महिलाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्किम के अनुसार श्रम का विशिष्टीकरण किसका द्योतक है? ऑप्शन ए आदिम समाज का, ऑप्शन बी यांत्रिक समाज का, ऑप्शन सी कंपनी समाज का और ऑप्शन डी स्वाभाविक एकात्मकता का। तो आपको ये बताना है कि दुर्किम के अनुसार श्रम का विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर किस सोसाइटी में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पुस्तक में ट्रायंगुलेशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग वैलिडिटी की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है? ऑप्शन ए द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च, ऑप्शन बी सोशल रिसर्च मेथड, ऑप्शन सी है रिसर्च डिजाइन और ऑप्शन डी है मेथड इन बिहेवियर रिसर्च। तो बताइए ट्रायंगुलेशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग वैलिडिटी किस पुस्तक में बताया गया है? तो ये बताया गया है सोशल रिसर्च मेथड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके राइटर हैं एलन ब्रेमन। ठीक है, एलन ब्रेनमैन इसके राइटर हैं सोशल रिसर्च मेथड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रैंडम सैंपलिंग की विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ रैंडम सैंपलिंग? प्रत्येक इकाई का समान मौका, ऑप्शन बी है शोधकर्ता का चयन, ऑप्शन सी है समूह आधारित चयन और ऑप्शन डी गैर वैज्ञानिक चयन। तो बताइए रैंडम सैंपलिंग की क्या विशेषता है? तो इसमें क्या होता है? सभी को इक्वल चांस मिलता है, सभी इकाइयों को चुनने का इक्वल चांस मिलता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। दूसरा दिया है संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए ओनली वन ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस। जो कथन लिखे हैं दोनों सही है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के निर्दिष्ट रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए नॉन वायलेंस अहिंसा, ऑप्शन बी रिन्यूएशन मतलब त्याग, ऑप्शन सी मोक्ष और ऑप्शन डी है वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो बताइए जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है?
तो इसका जो लक्ष्य क्या है वो है मोक्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण और ऑप्शन डी है दंड प्रणाली सुधार, पैनल रिफॉर्म। तो बताइए रिजर्वेशन प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो ये फिर खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करता, ये सोशल डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। भारत में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हॉट स्पॉट का उदाहरण कौन सा है? विच इज बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया? ऑप्शन ए है थार मरुस्थल, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है गंगा मैदान और ऑप्शन डी है चंबल घाटी। तो बताइए बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस? ऑप्शन ए निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन बी सोच समस्या का समाधान तुरंत देना, ऑप्शन सी परीक्षण योग कथन प्रदान करना और ऑप्शन डी नमूना चुनना। तो बताइए क्या होता है हाइपोथेसिस का कार्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी परीक्षण योग कथन प्रदान करना, प्रोवाइड टेस्टेबल स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल पर एक अलग अध्याय शामिल है? विच बुक इंक्लूड्स अ डेडिकेटेड चैप्टर ऑन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन एजुकेशन, ऑप्शन बी है डिजाइनिंग सोशल इंक्वायरी, ऑप्शन सी है क्वालिटेटिव इंक्वायरी एंड सोशल डिजाइन और ऑप्शन डी है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च में ऑपरेशन ऑफ बिहेव ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का एक अलग से चैप्टर दिया है। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है फ्रेड एन कर्लिंगर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईपी का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑन एनईपी 2020? ऑप्शन ए केंद्रित प्रक्रिया मतलब सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी बहुविषयक शिक्षा मल्टी डिस्पिलिनरी एजुकेशन, ऑप्शन सी है रटने की प्रक्रिया रोट लर्निंग और ऑप्शन डी है तकनीक हटाना रिमूविंग टेक्नोलॉजी। तो बताइए एनईपी 2020 का मुख्य फोकस क्या है? तो एनईपी 2020 किस पर फोकस करती है? मल्टी डिस्पिलिनरी बहुविषयक शिक्षा पर, एजुकेशन पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कब स्थिर होती है? ऑप्शन ए अनुयायी अनुशासित हो, ऑप्शन बी है करिश्मा परिणाम ना दे, ऑप्शन सी है नियम हावी हो कानूनी नियम हावी हो और ऑप्शन डी है परंपरा पवित्र हो जाए। तो बताइए कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कब अस्थिर हो जाती, कब अनस्टेबल हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी करिश्मा परिणाम ना दे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से किस सामाजिक समूह के जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए शहरी मध्यम वर्ग के, ऑप्शन बी है ग्रामीण महिलाओं के, ऑप्शन सी है सरकारी कर्मचारी के और ऑप्शन डी शिक्षित युवा के। तो बताइए पीएम उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से किस पर फोकस करता है? तो ये फोकस करता है ग्रामीण महिलाओं पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
गिग इकोनॉमी में काम कैसा होता है आपको ये बताना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक द गिग इकोनॉमी? ऑप्शन ए स्थायी रोजगार होता है, ऑप्शन बी अस्थायी और लचीला कार्य होता है, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी होती है और ऑप्शन डी होता है पारंपरिक उद्योग होता है। तो बताइए गिग इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? ये एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, टेम्पररी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चितगांव के चकमा आंदोलन का मुद्दा किससे संबंधित है? चितगांव के चकमा आंदोलन का मुद्दा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि विस्थापन से, ऑप्शन बी वन अधिकार से, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार से और ऑप्शन डी धार्मिक सुधार से। तो बताइए किससे संबंधित है चितगांव के चकमा आंदोलन? ये एक नया क्वेश्चन है। आज की वीडियो में काफी नए क्वेश्चन है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भूमि विस्थापन, लैंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, चकमा आंदोलन जब हुआ था इसमें लोग यहाँ से प्रवासित होकर कहाँ गए थे, म्यांमार चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारीवाद का कौन सा रूप सत्ता, पावर और अधिकार संरचनाओं की आलोचना पर केंद्रित है? विच फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म फोकस ऑन क्रिटिक पावर एंड स्ट्रक्चर डोमिनेशन? ऑप्शन ए लिबरल फेमिनिज्म मतलब उदारवादी, बी रेडिकल फेमिनिज्म मतलब क्रांतिकारी नारीवादी, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, इको फेमिनिज्म मतलब पर्यावरणवादी नारीवाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेडिकल मतलब क्रांतिकारी नारीवादी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुसाइड अत्यधिक सोशल रेगुलेशन के कारण होता है? मतलब विच सुसाइड ऑक्यूर्स ड्यू टू एक्सेसिव सोशल रेगुलेशन, जब सोशल रेगुलेशन आप पे ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन ए अहमवादी, ऑप्शन बी एनोमिक, ऑप्शन सी फेटलिस्टिक और ऑप्शन डी है परोपकारी। तो बताइए कौन सी आत्महत्या व्यक्ति करता है? तो व्यक्ति कौन सी आत्महत्या करता है? भागवादी आत्महत्या करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? केवल पौधे, ऑप्शन बी केवल जानवर, ऑप्शन सी जैविक और अजैविक दोनों, ऑप्शन डी है केवल मनुष्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जैविक और अजैविक दोनों, बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार कलेक्टिव एफर्वेंस किस प्रक्रिया से जुड़ी होती है? ऑप्शन है व्यक्तिगत तर्कशीलता से, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान मतलब रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल से, ऑप्शन सी आर्थिक श्रम विभाजन से और ऑप्शन डी यांत्रिक एकजुटता से। तो बताइए दुर्खिम के अनुसार कलेक्टिव एफर्वेंस किस प्रक्रिया से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ा होता है धार्मिक अनुष्ठान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्सिव कॉस्मो
कॉस्मोपॉलिटनिज्म किस समाजशास्त्री की विचारधारा है? ऑप्शन ए बॉमन, ऑप्शन बी उल्रिच बेक, ऑप्शन सी हेबरमास और ऑप्शन डी है बॉडी लार्ड। तो बताइए रिफ्लेक्सिव कॉस्मोपॉलिटिज्म किस समाजशास्त्री की अवधारणा है? हम लोगों ने रूरल कॉस्मोपॉलिटिज्म पढ़ा है। ये किसका है? ये है रूरल कॉस्मोपॉलिटिज्म ऑस्कर लेविस का। ये एक न्यू ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव कॉस्मोपॉलिटनिज्म। बताइए ये किसका है? तो ये है उल्रिच बेक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का मुख्य समाजशास्त्री उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सूचना का डिजिटलीकरण करना, ऑप्शन बी ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऑप्शन डी नगरीकरण बढ़ाना। तो बताइए मनरेगा का उद्देश्य कब है, मतलब क्या है? और ये कब आया था? ये आया था 2006 में। उसके बाद इसमें कुछ रिफॉर्म हुआ था 2009 में। तो इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना और उनको सामाजिक सुरक्षा देना, कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही महिला की पहचान कई सामाजिक श्रेणियों से बनती है जैसे जाति, वर्ग, जेंडर। यह विचार किस सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन ए पेट्रियार्की, ऑप्शन बी इंटरसेक्शनैलिटी, ऑप्शन सी जेंडर परफॉर्मेटिविटी और ऑप्शन डी स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो बताइए एक ही महिला की पहचान कई सामाजिक श्रेणियों से बनती है जैसे जाति, वर्ग, जेंडर। यह विचार किस सिद्धांत का आधार है? तो ये सिद्धांत संबंधित है इंटरसेक्शनैलिटी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विश्वसनीय उपकरण वह है जो बार बार बदलते रहे, हर बार समान परिणाम दे। ऑप्शन सी है केवल एक प्रयोग उपयोग हो और ऑप्शन डी है प्रश्न ज्यादा हो। तो बताइए एक विश्वसनीय उपकरण क्या होता है? तो ये क्या होता है? गिवन कंसिस्टेंट रिजल्ट, एक ही बार बार एक ही जैसा रिजल्ट देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ओजोन परत का मोटा होना, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट और ऑप्शन डी चंद्रमा की कक्षा बदलना। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को शोध प्रक्रिया का हृदय हार्ट ऑफ रिसर्च कहा गया है? ऑप्शन ए रिसर्च मेथड, ऑप्शन बी बेसिक ऑफ सोशल रिसर्च, ऑप्शन सी द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च और ऑप्शन डी है रिसर्च मैथोलॉजी टेक्निक एंड मेथड्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रिसर्च मैथोलॉजी टेक्निक एंड मेथड। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है CR कोठारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मी टू मूवमेंट किस प्रकार के आंदोलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पर्यावरण आंदोलन था, ऑप्शन बी डिजिटल नारीवादी आंदोलन था, ऑप्शन सी किसान आंदोलन था और ऑप्शन डी मजदूर आंदोलन था। तो बताइए मी टू मूवमेंट किस प्रकार के आंदोलन का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? डिजिटल नारीवादी आंदोलन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ईयर दिए हैं और एक्ट्स दिए हैं, उसको आपको मिलान करना है।
मैच करिए आप लोग। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? ये आया था 2000। ऑप्शन नहीं दिया है क्या इसमें? नहीं, इसमें मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया था। तो इसे आप मैच करके मेरे को ऑप्शन में बता दीजिए, डोमेस्टिक शॉर्ट फॉर्म में लिख के। वायलेंस एक्ट कब आया था? ये आया था 2005 में। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब आया था? 1929 में। SC ST प्रिवेंशन एक्ट ये कब आया था? 1989 में। और ये आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये कब आया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये आया था 1956 में। ये इसका सही आंसर है, इसे आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट किस स्थिति को दर्शाता है? व्हाट डज रोल कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू? ऑप्शन ए, एक ही भूमिका में तनाव होता है। ऑप्शन बी, दो भूमिकाओं के दायित्वों में टकराव होता है। ऑप्शन सी, भूमिका की स्पष्टता होती है। और ऑप्शन डी, नई भूमिका सीखना होता है। तो बताइए रोल कॉन्फ्लिक्ट किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, जब दो भूमिकाएं आपस में टकराती है तब क्या होती है? रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है। जैसे एक व्यक्ति है, वो टीचर भी है और माँ भी है, उसको एक टाइम में दो काम करने हैं। तो वो दो काम करने में उससे क्या होता है? भूमिकाओं का संघर्ष होता है। उसे समझ नहीं आता ये काम पहले करे या ये काम पहले। तो यही कहलाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने आधुनिकता टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन से पहचानी जाती है? किसने कहा है कि आधुनिकता टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए गिडेन, ऑप्शन बी बॉमन, ऑप्शन सी बे और ऑप्शन डी कैस्टर। तो बताइए किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, एंथोनी गिडेंस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार डिसअचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड किस परिवर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन ए, परंपरागत मानदंडों में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, जादुई विश्वासों का क्षय होता है। ऑप्शन सी, भावनात्मक अधिकार का उदय। और ऑप्शन डी, नौकरशाही का पतन। तो बताइए डिसअचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड किस परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डिक्लाइन ऑफ मैजिकल बिलीव्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए किस तत्व को महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन ए रेशनलिज्म मतलब तर्कवाद को। ऑप्शन बी ट्रेडिशन परंपरा को। ऑप्शन सी इंडिविजुअल व्यक्तिवाद को। और ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजिकल चेंज तकनीकी परिवर्तन को। तो बताइए डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए किस तत्व को महत्वपूर्ण माना? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ट्रेडिशन, ऑप्शन बी परंपरा इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल कैसल की नेटवर्क सोसाइटी में शक्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल लेबर, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन फ्लोस और ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। तो बताइए मैनुअल कैसल की नेटवर्क सोसाइटी में शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति कैसे होती है, प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन फ्लोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सूचना का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पुस्तक में कौन सी महत्वपूर्ण शोध पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए फिल्मोलॉजी को, ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च को, ऑप्शन सी सर्वे रिसर्च को और ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। फिल्मोलॉजी मतलब प्रघटना विज्ञान, क्रिया शोध, सर्वे को तो सर्वे पद्धति बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं
प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक संरचना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए फिल्मोलॉजी और प्रघटना विज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके जो लेखक हैं, राइटर कौन है वो जान लीजिए। के बेंजिन एंड वाई एस लिन कोल। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीएस गुरे की पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में कास्ट को किस रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए प्योरली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, केवल आर्थिक संस्था। ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल कैटेगरी, मनोवैज्ञानिक श्रेणी के रूप में। ऑप्शन सी सांस्कृतिक ऐतिहासिक संस्था के रूप में। और ऑप्शन डी पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में, राजनीतिक निर्माण के रूप में। तो बताइए जीएस गुरे की कास्ट एंड रेस इन इंडिया में कास्ट को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी कल्चरल हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन, सांस्कृतिक ऐतिहासिक संस्था के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिबरल फेमिनिज्म का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। ऑप्शन ए क्रांति और सामाजिक संरचना को पूर्ण बदलाव करना। ऑप्शन बी है कानूनी शिक्षा और अवसरों में समानता। ऑप्शन सी है पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष। और ऑप्शन डी है पर्यावरण को संरक्षित करना। तो बताइए लिबरल फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन बी कानून शिक्षा और अवसरों में समानता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीपी मुखर्जी के अनुसार इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन किस विचार पर आधारित है। ऑप्शन ए मिडिल क्लास मोरालिटी। ऑप्शन बी फिलोसफी ऑफ एक्शन, कर्म का दर्शन। ऑप्शन सी सेकुलर रेशनलिज्म, धर्मनिरपेक्ष तर्कवाद। और ऑप्शन डी है टेक्नोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन, तकनीकी आधुनिकीकरण। तो बताइए इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन किस विचार पर आधारित है। तो ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी कर्म का दर्शन, फिलोसफी ऑफ एक्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लूरिस्टिक इंटीग्रेशन की अवधारणा किस थिंकर से जुड़ी है। इसे हम लोग बोलते हैं सैद्धांतिक एकीकरण। ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो बताइए प्लूरिस्टिक सैद्धांतिक एकीकरण की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी हुई है ऑप्शन ए जीएस घुरे से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सॉरी आ गया। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए जीएस घुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन ए लो डेथ रेट, मतलब कम मृत्यु दर। ऑप्शन बी इमिग्रेशन, आवर्जन। ऑप्शन सी हाई बर्थ रेट, उच्च जन्म दर। और ऑप्शन डी इमिग्रेशन, उत्प्रवास। तो बताइए तेजी से बढ़ती जनसंख्या का कौन सा नहीं है कारक। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी
क्यों होगा? क्योंकि इमिग्रेशन क्या होता है, बाहर की ओर आप प्रवास कर रहे हैं, जैसे अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, और दूसरे देश से अपने देश में आएंगे तो उसे कहेंगे इमिग्रेशन, तो भारत की जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था विभिन्न प्रकारों का पालन करती है, जिसमें ऑप्शन है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन सी एकीकरण और ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी ये सभी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति और एकीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर इज अ चांस ऑफ इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स की परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी माइकल फोकार्ट की, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल की और ऑप्शन डी रॉबर्ट पार्सन की। पावर इज अ चांस ऑफ इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स, बताइए ये परिभाषा किसने दी है? तो अगर देखा जाए तो इसमें से दो लेखक हैं वो किसी ना किसी तरीके से पावर से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है ये कोटेशन किसकी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसका संकेत है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का, ऑप्शन बी समाजों का स्तरों में विभाजन का, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान का और ऑप्शन डी सामाजिक समानता का। तो बताइए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू लेयर्स, समाज का स्तरों में विभाजन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैंने शायद कोड बनाना भूल गई हूँ, इसे भी आप ऐसे ही मैच कर लीजिए। 1961 में क्या आया था, 1976 में, 2009 में, 2019 में? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो आया था 1976 में। इक्वल रिन्यूमेशन एक्ट आया था, ये कब आया था? नहीं, ये आया था 1976 में। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था, डॉरी एक्ट आया था 1961 में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था बताइए? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, और ये जब आया था कब आया था? 2019 में। तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इक्वल रिन्यूमेशन एक्ट 1976, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और डोहरी प्रोवेशन एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म किस पर जोर देता है? ऑप्शन है कि महिलाओं को केवल आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, ऑप्शन बी कि महिलाओं को अनुभव ज्ञान उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन सी है समाज में पुरुषों का वर्चस्व प्राकृतिक है और ऑप्शन डी है परिवार की लैंगिक असमानता का एकमात्र कारण है। परिवार ही लैंगिक असमानता का एकमात्र कारण है। बताइए स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म किस बात पर जोर देता है? तो ये देता है ऑप्शन बी इसका सही होगा कि महिला का अनुभव ज्ञान उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मार्थस द्वारा जनसंख्या का सिद्धांत, ऑप्शन बी ईस्ट जनसंख्या का सिद्धांत, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत और ऑप्शन ए नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन
अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, ये किसने दिया है थ्योरी? एडविन कैनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना वास्तविक संरचना का एक प्रारूप है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए लेवी स्ट्रास ने, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी एसएफ नॉर्डन ने, और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन ने। तो बताइए, सामाजिक संरचना वास्तविकता का एक प्रारूप है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये। एंथोनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में सबसे मुख्य अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन ए ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी कल्चरल लैग, ऑप्शन सी डिस्कोर्स, और ऑप्शन डी सोशल कैपिटल। तो बताइए कौन सी है एंथोनी गिडेंस की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की मुख्य अवधारणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो जब ऑफ हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एक बार मैं चेक कर लूँगी। देन उसको चेक करके आपको बता दूंगी कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। वैसे तो प्रोबेबिलिटी है कि सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने सही बताए, फिर भी कभी कभी होता है कुछ लोगों को क्वेरी होती है इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो वो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देन अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।